पीएम मोदी का आज अजमेर दौरा। पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पंजाब में कैबिनेट का विस्तार आज। मान कैबिनेट में 2 नए मंत्री लेंगे शपथ। दिल्ली के सीएम भी कार्यक्रम में जाने की चर्चा। भारत 4 जुलाई को एससीओ समिट की मेजबानी। एक सिक्योर एससीओ की ओर रखी गई थीम। भारत 2017 में बना था स्थायी सदस्य। अमेरिका की यात्रा पर सैन फ्रांसिस्को पहुंचे राहुल गांधी। एयरपोर्ट पर 2 घंटे करना पड़ा इंतजार। इमिग्रेशन क्लियरेंस के चलते फंसे। पहलवानों पर एक्शन से नाराज यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग संगठन WFI को सस्पेंड करने की धमकी। 45 दिनों में संगठन के चुनाव कराने के निर्देश। उज्जैन महाकाल लोक में फिर लगेगी सप्तऋषियों की प्रतिमाएं। खंडित प्रतिमाओं को सुधारने का काम जारी। खंडित प्रतिमाओं का पूर्व सीएम ने भी किया था विरोध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आरएस। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर स्कॉर्पियो कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। 2 बच्चों समेत 4 की दर्दनाक मौत हो गई। मातम का माहौल छा गया। इसके बाद आपको बता दें कि 2 बच्चे समेत 4 की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पूरा मातम का माहौल बदल गया। कार सवार ने स्कूटी सवारों को 100 मीटर तक घसीटा है। बता दें कि हादसे के बाद चालक ने नहीं रोकी स्कॉर्पियो कार। गुलाचीन मंदिर के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर जारी है। आपको बता दें कि हादसे के बाद स्कूटी सवार कार के नीचे फंस गए थे। इलाज के दौरान घायल सभी 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान घायल सभी 4 लोगों की मौत हो गई है। विकासनगर थाना क्षेत्र के स्कॉर्पियो कार का कहर देखने को मिला है, जहां पर हादसे में मरने वाले सभी सीतापुर के रहने वाले बताए गए हैं। बता दें कि अलीगंज में नौकरी करता था मृतक राम सिंह। हादसे में मरने वाले सभी सीतापुर के रहने वाले थे। अलीगंज में नौकरी करता था मृतक राम सिंह। कार ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कब्जे में कार को कब्जा कर लिया है। बता दें कि लखनऊ में स्कॉर्पियो कार ने स्कूटी को टक्कर मारी है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों समेत 4 की दर्दनाक मौत हो गई है। मातम का माहौल बन गया है। कार सवार ने स्कूटी सवारों को 100 मीटर तक घसीटा। हादसे के बाद चालक ने नहीं रोकी स्कॉर्पियो कार। गुलाचीन मंदिर के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर देखने को मिला है। हादसे के बाद स्कूटी सवार कार के नीचे फंस गए थे। इलाज के दौरान घायल सभी 4 लोगों की मौत हो गई है। विकासनगर थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो कार का कहर देखने को मिला है। विकासनगर थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो कार का कहर देखने को मिला है। हादसे में मरने वाले सभी सीतापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अलीगंज में नौकरी करता था मृतक राम सिंह। कार ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कब्जे में कार को ले लिया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर स्कॉर्पियो कार ने एक स्कूटी को टक्कर मारी। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। मातम का माहौल बन गया है। कार सवार ने स्कूटी सवारों को 100 मीटर तक घसीटा। हादसे के बाद चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कॉर्पियो कार ने स्कूटी को टक्कर मारी थी। बता दें कि 2 बच्चों समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मातम का माहौल बन गया है। कार सवार ने स्कूटी सवारों को 100 मीटर तक घसीटा है। इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हैं। भरत, जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, एक स्कॉर्पियो कार और स्कूटी में टक्कर हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए।
देखिए, पूरा जो वाकया है रात को 2 बजे का है। जिसने भी इस घटना को सुना उनकी रूह कांप गई, क्योंकि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने रात 2 बजे अपने परिवार के साथ जा रहे थे राम सिंह, उनको बहुत तेज टक्कर मारी और लगभग 100 मीटर तक अपनी स्कॉर्पियो में फंसा कर स्कूटी को घसीटता रहा। फिलहाल जब घायलों को राहगीरों ने देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी और उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दुखद बात यह है कि हादसे में पति पत्नी की और दोनों बच्चों की मौत हो गई है। इन चारों की जो मौत हुई है, उसके बाद जो ड्राइवर है फिलहाल वो भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर दुख व्यक्त किया है। जिस तरीके से हादसा हुआ, ये जो तेज रफ्तार का जो कहर है एक बार राजधानी में फिर दिखने को मिला। जो स्कॉर्पियो चालक बताया जा रहा है, जिसकी जो स्पीड थी काफी तेज थी, जिसके बाद इस घटना को जो दुखद घटना हुई है। फिलहाल जो परिवार है वो सीतापुर का बताया जा रहा है रहने वाला था, और लखनऊ में जो राम सिंह है अलीगंज में नौकरी करता था, अपने परिवार के साथ यही लखनऊ में ही रहता था। लेकिन हादसे के बाद उनके परिवार में भी जो गम का माहौल है, और लोगों को ये उम्मीद जो भी सुन रहा है उनके क्षेत्र में या फिर उनके गाँव में, उनको ये उनको एकदम शौक लग रहा है कि जो ये पूरी घटना हुई है, क्योंकि पूरा एक परिवार खत्म हो गया है। एक हंसता खेलता परिवार था। जानकारी ये मिल रही है कि सूत्रों से कि शायद शादी समारोह से वापस घर जा रहे थे, लेकिन अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है जो स्कूटी में सवार थे। जी जी भरत, जिस तरीके से आपने बताया कि जो है बहुत ही भीषण सड़क हादसा हुआ है और टक्कर मारी है, और ये जो हादसा हुआ है ये गुलाचीन मंदिर के पास बताया जा रहा है, जहां पर मामा चौराहे से देखा जाए टेढ़ी पुलिया के बीच काफ़ी पुलिस जो है मौजूद रहती है। तो पुलिस ने किस तरह से इस पर रिस्पॉन्स किया, क्योंकि मामा चौराहे पर रात भर पुलिस बैठी रहती है, उसके पास ही ये घटना हुई है। बिल्कुल, गुलाचीन मंदिर के पास से हादसा हुआ है। मामा चौराहे से रास्ता जब जाता है तो हर चौराहे पर रात को जो पुलिस बल है वो तैनात रहता है। जो पुलिस की जो 112 नंबर की गाड़ियां हैं वो तैनात रहती हैं, लेकिन बहुत तेज, जिस तरीके से एक बहुत तेज धमाके की कह सकते हैं आवाज आई जब ये गाड़ी में स्कूटी में ठोकर मारी स्कॉर्पियो ने, तो वहां पे पुलिसकर्मी आसपास मौजूद थे और वहां पर राहगीर भी थे। राहगीरों ने प्रयास किया उनको पकड़ने का। फिलहाल पुलिस की मदद से गाड़ी को, जो स्कॉर्पियो चालक को पकड़ लिया गया है, गाड़ी को अपनी कस्टडी में ले लिया गया है। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल जो चालक था उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करें जिस तरीके से हादसा हुआ है, बहुत खतरनाक हादसा था। जो राहगीरों ने जिस तरीके से बताया के न्यूज की टीम से कि जब हम लोग आगे जा रहे थे पीछे से बहुत तेज से आवाज आई, जब पीछे मुड़ के देखा तो एक जो स्कॉर्पियो के नीचे स्कूटी फंसी हुई है। लगभग जो स्कॉर्पियो चालक है वो 100 मीटर तक स्कूटी को घसीटता हुआ नीचे ले गया। और जब पुलिस ने जानकारी आई तो तभी वो गाड़ी को भगाने के फिराक में था। लेकिन फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, और प्रॉपर उसकी जांच की जा रही थी उस समय कि क्या नशे में था। लेकिन अभी पुलिस ने खुलकर कोई बातें स्पष्ट नहीं करी है। लेकिन हाँ, ये जरूर पुलिस ने बयान किया है कि जब जो 4 लोग थे, जो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे, उनको हॉस्पिटल भेजा गया इलाज के लिए, लेकिन वहां पे उनकी मौत हो गई। जी भरत, जो बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है, इसमें 2 बच्चे भी शामिल है, क्या कुछ उनकी उम्र थी, क्या वो स्कूल में पढ़ते थे, क्या कुछ उम्र थी उनकी? देखिए, हादसे के बाद वहां पर कोई इनके जानकारी देने वाला उपलब्ध नहीं था, लेकिन उम्र की बात करें 10 साल से 16 साल के बीच में लगभग इनकी उम्र बताई जा रही है बच्चों की। लेकिन अभी क्योंकि 4 लोगों की ऑन स्पॉट जब हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल हुए, उनको फिर हॉस्पिटल जब ले जाया गया वहां पर उनकी मौत हो गई। अब परिजनों से इनके संपर्क किया जा रहा है। पुलिस गांव से लोग जो सीतापुर से लखनऊ पहुंच रहे हैं, हॉस्पिटल वहां पे पहुंच रहे हैं। उसके बाद ही जानकारी कंफर्म हो पाएगी कि कौन सी क्लास में थे बच्चे। लेकिन अभी जो है घटना दुखद है, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। और जब उस समय जब ये हादसा हुआ तो उसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे, तो योगी आदित्यनाथ ने रात को ही निर्देशित किया था अधिकारियों को कि तत्काल इनको उपचार मिला जाए और उपचार में कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। लेकिन दुखद हादसे में इन 4 लोगों की, 2 बच्चों की और जो उनके माता पिता थी, उनकी मौत हो गई है। जी भरत, जिस तरीके से आपने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है, क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई आश्वासन दिया गया परिवार को किसी तरीके के मुआवजे की? देखिए, अभी इस तरीके का कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया, लेकिन अपने दुख प्रकट जरूर किया गया पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ मुआवजे का भी ऐलान हो, क्योंकि ये जो मामला है, जो हादसा है, काफी एकदम खतरनाक हादसा था, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। लेकिन जानकारी मिलते ही तमाम जो विधानसभा चुनाव अधिकारी थे वो वहां पर तत्काल पहुंच गए थे, तमाम जो अधिकारी। जी बहुत बहुत शुक्रिया भरत, तमाम जानकारी हमारे साथ विस्तार से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी के राजधानी लखनऊ शहर में रात के 2 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर
अलीगंज थाना क्षेत्र के भीतर जो है एक स्कॉर्पियो कार जा रही थी जिसने स्कूटी को टक्कर मारी और स्कूटी पर 4 लोग सवार थे, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। उनको घसीटते हुए 100 मीटर तक स्कॉर्पियो कार गई। हालांकि जो ड्राइवर था वो उसका गिरफ्तार कर लिया गया है, गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है, लेकिन जो 4 लोग स्कूटी पर सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए उस समय और अस्पताल में उन चारों ने दम तोड़ दिया। बता दें कि इन 4 लोगों में से 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस घटना पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लेते हुए दुख प्रकट किया है और उन्होंने हालांकि निर्देश दिया था कि इस पूरे मामले को उनका ढंग से पूरा उपचार किया जाए, लेकिन उपचार के दौरान ही उन 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सीएम योगी ने दुख को व्यक्त भी किया है। हालांकि अभी तक सीएम योगी की तरफ से कोई भी मुआवजे जैसी कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन उन्होंने दुख को ज़रूर व्यक्त किया है। अगली खबर दिल्ली से, जहां पर नरेंद्र मोदी का आज अजमेर दौरा है। बता दें कि भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में जाएंगे पीएम मोदी और 23 वर्ष के बाद फिर से मंदिर में करेंगे दर्शन। पीएम मोदी जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। बता दें कि दिल्ली के खबर आ रही, जहां पर पीएम मोदी आज अजमेर दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में जाएंगे पीएम मोदी। बता दें कि 23 वर्ष के बाद फिर से मंदिर में करेंगे दर्शन। पीएम मोदी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तो दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का आज अजमेर दौरा है। भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में जाएंगे पीएम मोदी। 23 वर्ष के बाद फिर से मंदिर में करेंगे दर्शन। पीएम मोदी जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करने वाले हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में जाएंगे पीएम मोदी। 23 वर्ष के बाद फिर से मंदिर में करेंगे दर्शन। पीएम मोदी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। इस दौरान आपको बता दें कि वो जनता को भी संबोधित करने के लिए पीएम मोदी पहुंचेंगे। भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर भी जाएंगे पीएम मोदी। बताया जा रहा है कि 23 वर्ष के बाद फिर से मंदिर में दर्शन करने के लिए पीएम मोदी पहुंचेंगे। पीएम मोदी जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करेंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का आज अजमेर दौरा है। भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में जाएंगे पीएम मोदी। 23 वर्ष के बाद फिर से मंदिर में करेंगे दर्शन। इस खबर पर बात करने के लिए सुनील कस्वा हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का आज अजमेर दौरा होने वाला है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कार्यक्रम है पीएम मोदी का आज? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के 6 महीने ही बचे हैं और इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने अपने स्तर पे हैं, तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी देखते हुए अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो आज अजमेर पहुंच रहे हैं, जहां पे राजनीति और धर्म है दोनों को वो साधेंगे। आपको मैं बता दूं, कायड़ विश्राम स्थली पे है वो इनकी जनसभा होगी, जहां पे 8 लोकसभा और 45 विधानसभा सीटों को है वो साधने की वो यहाँ पे कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से 3 बजे है वो किशनगढ़ पहुंचेंगे। इसके बाद में 3:35 पे पुष्कर पहुंचेंगे, जहां पे बर्मा मंदिर में अभिषेक करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से 2 घंटे पहले बर्मा मंदिर को वो खाली करा लिया जाएगा। इसके बाद 4:40 पे प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से कायड़ विश्राम स्थली पहुंचेंगे, जहां पे वो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पे सभा को संबोधित करेंगे और जनसंपर्क अभियान की शुरुआत वहां से करेंगे। जी
जी सुनील, जैसे बताया कि आपने अब 2023 का चुनाव भी आने वाला है विधानसभा में, तो क्या ये माना जा सकता है पीएम मोदी ने चुनावी जो जनसभाएं होती हैं, जो चुनावी उनका जो पूरा कैंपेन लगता है, अब उसकी आगाज कर दिया है इस दौरे से? बिल्कुल, ये अप्रत्यक्ष रूप से अपन देखें तो चुनावी शंखनाद भी है, क्योंकि अजमेर है वो राजस्थान का एकदम बीचों बीच स्थित है, जहां और अजमेर के आसपास से 8 लोकसभा और 45 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी बताया कि इसके जरिए इन जो लोग हैं, ये जो सीटें हैं, इनको साधने की कोशिश की जाएगी और रैली के अंदर लगभग 4 से 4.5 लाख जो मतदाता है उनको साधने की कोशिश की जाएगी। जी सुनील, जैसे बताया जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी जो हैं वो ब्रह्मा जी के मंदिर भी जाएंगे। 23 वर्ष के बाद पीएम मोदी वहां पर जा रहे हैं। क्या कुछ उनका लगाव है? कि बताया जा रहा है कि 23 साल पहले वो यहां पर आए थे, तो क्या इससे ये भी जताया जा सकता है कि पीएम मोदी जो है अपनी छवि को बरकरार रखते हुए मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3:35 पे वो पुष्कर पहुंचेंगे और उनके आने से पहले ब्रह्मा मंदिर को वो खाली करवा लिया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रशंसक है वो चाहते हैं कि उनसे मिलना चाहते हैं, तो और फोटो वगैरह, तो काफी प्रशासन को दिक्कत आती है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए प्रशासन है वो अपनी पूरी तैयारी के अंदर जुटा हुआ है, पहले से पूरी तैयारी कर ली गई है। और इसके बाद पूजा अर्चना के बाद में प्रधानमंत्री मोदी सीधा है 4:40 पे वो सभा स्थल पे पहुंचेंगे। लगभग ये इनका 3 से 3.5 घंटे का प्रोग्राम पूरा है वो अजमेर में रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए। तो बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का आज अजमेर का दौरा है। इस दौरान पीएम मोदी जो है ब्रह्मा जी के मंदिर भी जाएंगे। बता दें कि 23 वर्ष के बाद इस मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पीएम मोदी जाएंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि आपको 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं राजस्थान में, जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि चुनावी शंखनाद कर दिया है पीएम मोदी ने इस दौरे से। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर आ रही, जहां पर श्यामपुर थाना क्षेत्र का मामला सामने आ रहा है, जहां पर यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यात्रियों से भरी बस एक खाई में गिर गई है। इस दौरान एक नवजात बच्ची सहित 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। हादसे के वक्त 41 लोग बस में सवार थे। बाकी के यात्रियों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर आ रही थी बस। नेपाली मूल के रहने वाले थे सभी यात्री। सुबह सवेरे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि एक सवारियों से भरी बस एक हरिद्वार के एक खाई में गिर गई है। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बस जो है यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी है। इस हादसे में करीब 41 लोगों आपको बता दें कि सवार थे। एक नवजात बच्ची सहित 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हादसे के वक्त 41 लोग बस में सवार थे। बाकी के यात्रियों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो सभी गंभीर रूप से घायल यात्री उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। नजीबाबाद से हरिद्वार जा रही थी बस जब ये हादसा हुआ। सभी जो यात्री हैं वो नेपाली मूल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बता दें कि सुबह सवेरे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बस खाई में गिर गई। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी है। एक नवजात सहित 2 लोगों की मौत हुई है। हादसे के वक्त 41 लोग बस में सवार थे। बाकी के यात्रियों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर आ रही थी बस जब ये हादसा हुआ। नेपाली मूल के रहने वाले सभी यात्री थे। सुबह सवेरे दर्दनाक हादसा हुआ। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं।
यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। एक नवजात सहित 2 लोगों की मौत हुई। हादसे के वक्त 41 लोग बस में सवार थे। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक खाई में बस गिर गई है। बता दें कि 41 लोग इस बस में सवार थे। तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया है। तमाम जो लोग हैं उनको निकाला गया। बता दें कि इस दौरान एक नवजात सहित एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें दोनों पहुंच गई हैं, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बता दें कि कई लोग जो बस में फंसे हुए थे उनको सबको निकाला गया है और जो घायल लोग हैं उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। इस दौरान एक नवजात की भी मौत हो गई है। यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई। एक नवजात बच्ची सहित 2 लोगों की मौत। और तो नहीं है ना कोई भी, और नहीं है पक्का। आशु शर्मा इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं। आशु, जिस तरह से खबर आ रही है कि एक दर्दनाक हादसा हुआ, एक बस खाई में गिर गई, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर के? जी बिल्कुल, एक हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र का मामला है। एक बस अनियंत्रित होकर एक खाई में जा गिरी है, जिसमें बताया जा रहा है एक छोटी बच्ची और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। मूलतः इस बस के अंदर 35 से 40 लोग सवार थे और जो नेपाल मूल के बताए जा रहे हैं। तो लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है। एसडीएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है और जितने घायल थे उन्हें हरिद्वार के जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन जो ये हादसा हुआ है उसके, क्योंकि आज काफी भीड़, गंगा स्नान का स्नान था कल को, काफी श्रद्धालु हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। तो बस अनियंत्रित होकर जो श्यामपुर थाना क्षेत्र के पास से जो खाई का क्षेत्र छोटा पड़ता है वहां पर गिर पड़ी। तो स्थानीय लोगों द्वारा वहां पर इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो वहां का माहौल इतना दर्दनाक था, क्योंकि बस में यात्री जितने भी थे वो फंसे हुए थे। बड़ी मुश्किल से यात्रियों को उसमें से निकाला गया, लेकिन बस एक मौके पर ही छोटी बच्ची और एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। जी आशु, जिस तरह से आपने बताया कि एक दर्दनाक हादसा हुआ है, किस कारणों के चलते ये बस खाई में गिरी और ये बस कहाँ जा रही थी? जी, ये नेपाल की छुटमलपुर की तरफ से ये हरिद्वार की तरफ बस आ रही थी। तो अनियंत्रित होकर, जो अभी तक पुलिस प्रशासन और जो बताया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, बस अनियंत्रित होकर ही गिरी है, क्योंकि हाईवे का कार्य चल रहा है। तो काफी संख्या में उस हाईवे पे गाड़ियों का भी आवागमन है। तो अभी तक की जो जांच है पुलिस बता रही है वो अनियंत्रित होकर ये बस ये खाई में गिरी है। याशु, जिस तरह से आपने बताया बस खाई में गिरी है, तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कितने लोग अभी यात्रियों को सभी निकाल लिया गया है? किस तरह से जो है पुलिस ने इस पर रिस्पांस किया है? एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम किस तरह से उसने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया? जी बिल्कुल, सूचना मिलते ही मौके पर श्यामपुर थाना पुलिस पहुंची थी, लेकिन बस में काफी यात्री फंसे थे। तो उसको देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। तकरीबन 35 से 40 इसमें यात्री सवार थे। काफी यात्रियों को निकाल लिया गया और अभी भी 1-2 यात्री अभी बस में फंसे हुए, उन्हें भी निकालने का कार्य किया जा रहा है। जी आशु, अभी जैसे आपने बताया कि अभी 41 लोग बस में सवार थे और जो है कई लोगों की 2-3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। क्या ये मौत के जो आंकड़े हैं वो और भी बढ़ते दिखाई देंगे? अभी 2 से 3 लोग जो काफी गंभीर रूप से घायल है उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन जो अभी प्रथम दृश्य है, अभी उसमें जो मौके पर ही जो मृत्यु हुई है उसमें एक छोटी बच्ची और एक युवक उसमें शामिल था। 2 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी 2-3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल है। तो आंकड़ा बढ़ भी सकता है आने वाले, लेकिन अभी तक जितने भी जो घायल थे, जो नॉर्मल घायल थे, उन्हें हरिद्वार के जिला चिकित्सालय इलाज किया जा रहा है। जी आशु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ विस्तार से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हरिद्वार जा रही बस एक खाई में जाकर गिर गई। बताया जा रहा है कि तमाम जो लोग थे वो नेपाल के मूल के लोग थे और इसमें एक नवजात बच्ची सहित 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बाकी जो घायल लोग हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चंडीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर पंजाब में मान कैबिनेट का विस्तार आज हो गया है। कैबिनेट में 2 नए मंत्री शपथ लेंगे गोपनीयता पद की। आपको बता दें कि गुरमीत सिंह खुडिया, बलकार सिंह बनेंगे मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। तो आपको चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंजाब में मान कैबिनेट का विस्तार आज होने वाला है। बता दें कि कैबिनेट में 2 नए मंत्री लेंगे गोपनीयता पद की शपथ। गुरमीत सिंह खुडिया, बलकार सिंह बनेंगे मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां पर पंजाब में मान कैबिनेट का विस्तार आज होगा। कैबिनेट में 2 नए मंत्री लेंगे गोपनीयता की शपथ। गुरमीत सिंह खुडिया, बलकार सिंह बनेंगे मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंजाब में मान सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा आज। कैबिनेट में 2 नए मंत्री लेंगे पद गोपनीयता की शपथ। गुरमीत सिंह खुडिया, बलकार सिंह बनेंगे मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंजाब में मान सरकार का कैबिनेट विस्तार होने वाला है। कैबिनेट में 2 नए मंत्री लेंगे पद गोपनीयता की शपथ। गुरमीत सिंह खुडिया, बलकार सिंह बनेंगे मंत्री। तो बता दें, चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर कैबिनेट है मान सिंह का, वो इसका विस्तार होने वाला है, क्योंकि 2 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। गुरमीत खुडिया और बलकार सिंह को शपथ दिलाई जाएगी। इस समारोह में बता दें कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संस्थापक कह सकते हैं उनको, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। कैबिनेट में 2 नए मंत्री लेंगे पद गोपनीयता की शपथ। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर UWW की WFI को सस्पेंड करने की धमकी दी गई है। भारत में पहलवानों पर एक्शन से नाराज है UWW। भारत में पहलवानों के एक्शन पर नाराज है UWW। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग संगठन का अल्टीमेटम। 45 दिनों के अंदर WFI के चुनाव कराने को कहा है। चुनाव नहीं होने पर WFI को किया जाएगा सस्पेंड। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लामबंद हुए पहलवान। कल गंगा में अपने मेडल बहाने के लिए निकले थे पहलवान। तो नरेश टिकैत के समझाने पर माने थे नाराज पहलवान। नरेश टिकैत ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। कल गंगा में अपने मेडल बहाने भी निकले थे पहलवान। नरेश टिकैत के समझाने पर माने थे नाराज पहलवान। इस पर बात करने के लिए प्रवेश शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। प्रवेश, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब जो है ये बात इंटरनेशनल जा चुकी है और WFI को जो है अल्टीमेटम मिलने लगा है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि वाकया 28 मई का है, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। उसी दिन जंतर मंतर पर हलचल हुई और पहलवानों को जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि जब पहलवान वहां से हटने की कोशिश नहीं, मतलब दिल्ली पुलिस की बात को नहीं मान रहे थे, तो उनको जबरदस्ती दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया, बस में डालकर कहीं दूर ले गई और थाने में बैठाकर उनको कई घंटे तक पूछताछ की। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पहलवानों ने जो मांग की थी, उनकी मांग को लेकर कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। नाराज पहलवान कल जो है हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने मेडल को गंगा में चलाने की बात की, क्योंकि बजरंग पुनिया का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि गंगा हमारी माँ है और
मैं अपनी माँ को अपनी मेडल को सौंपने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो अपमान हो रहा है वो देश का अपमान हो रहा है। पूरे विश्व में हमने झंडे गाड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं अपने मेडल विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और स्वयं बजरंग पुनिया के साथ मिलकर उनको गंगा में प्रवेश करेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि उसी मौके पर ठीक नरेश टिकैत जो किसान महापंचायत के नेता है वो पहुंचते हैं और उनको समझा बुझाकर रोक लेते हैं और सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि वर्ल्ड रेसलिंग यूनाइटेड रेसलिंग जो है वो पहलवानों के समर्थन में उतर चुका है। काफी समय लगा पहलवानों को 37 दिन तक जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन अब वो उनके समर्थन में उतरा है। वर्ल्ड रेसलिंग यूनाइटेड ने सीधा जो है WFIA को आदेश दिया है कि 45 दिन के अंदर अंदर वो वहां पर चुनाव कराए, अन्यथा इसको रद्द कर दिया जाएगा। जी प्रवेश, जैसा कि आपने बताया कि अब वर्ल्ड जो है यूनाइटेड जो वर्ल्ड रेसलिंग जो संस्था है उसने WFI को अल्टीमेटम दिया है, उसके इस चेतावनी देने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा WFI में? जी देखिए, बिल्कुल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है पूरे विश्व में होती है और उसमें एक बड़ा संगठन है और वो संगठन जो है पूरे विश्व का है। और विश्व का जब एक संगठन पूरे पहलवान एकत्रित हो जाते हैं उसमें बड़े बड़े पहलवान है जो देश ही नहीं विदेश के भी होते हैं। वो सब जब जो जिस तरीके से बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक को उठाया गया उसको लेकर सारा पूरा संगठन जो है नाराज है और उसने एकजुट होकर ये आवाज उठाई है और सीधा जो है पहलवानों की जिस तरीके से मैं कहूंगा कि पहलवानों के साथ ये हादसा हुआ उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और इसीलिए उस संगठन ने ये सीधा जो है WFIA पे एक दबाव बनाने की कोशिश की है और सीधा अल्टीमेटम दिया है। जी प्रवेश, जैसा आपने बताया कि अल्टीमेटम मिला है इंटरनेशनल लेवल से, तो क्या ये मामला जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा तो इस क्या और सरकार पर जोर बढ़ेगा इस पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं इस समय सरकार पे दबाव बनना लाजमी है, क्योंकि जैसे ही यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है इस मैदान में उतर चुकी है, इसके साथ साथ राजनीति भी पूर्ण रूप से होने लगी है। अब नरेश टिकैत ने जो है 5 दिन का समय सरकार को दिया है, जिसको लेकर वो फिर से जो है कहीं ना कहीं धरना या प्रदर्शन करने पर बैठेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस की बात करें तो किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने की उन्होंने इजाजत नहीं दी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब दोनों चीजें, चाहे वो वर्ल्ड रेसलिंग हो, दूसरी तरफ मैं बात करूं नरेश टिकैत हो और तीसरी तरफ स्वयं पहलवान हो, जब ये तीनों एक ही बात को लेकर आएंगे तो सरकार पे दबाव कहीं ना कहीं बनता नजर आएगा और कोई ना कोई कार्रवाई आपको होती हुई दिखाई जरूर देगी। जी प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि अब UWW की WFI को चेतावनी दी गई है। ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो संस्था है ये पूरे इंटरनेशनल लेवल संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसने भी अब चेतावनी दे दी है और पहलवानों के समर्थन में उतर आया है। तो पहलवानों को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको समर्थन मिलना शुरू हो गया है। जिस तरह से 28 मई को घटना हुई थी उसके बाद ये मामला और गर्मा गया। जो तस्वीरें सामने आई थी उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। और आपको बता दें कि उसके बाद जो है ये जो पहलवान थे प्रदर्शन कर रहे थे, इन्होंने फैसला लिया कि वो अपने जो सारे मेडल है वो गंगा में प्रवाहित करेंगे। जिसके बाद नरेश टिकैत ने उनको ये काम करने से रोका और अल्टीमेटम भी दिया सरकार को। भारत में पहलवानों पर एक्शन से अब नाराज़ है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अब जोर पड़ेगा तो हो सकता है कि केंद्र सरकार कुछ बड़ा एक्शन लेते हुए दिखाई दे सकती है। तो 45 दिनों के अंदर WFI को चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की WFI को सस्पेंड करने की धमकी दी गई। भारत में पहलवानों पर एक्शन से नाराज है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया है। युवती ने फांसी लगा करके आत्महत्या करने का प्रयास किया। युवती की हालत अभी फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। युवती जो है जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है उसको। पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर के आत्महत्या की कोशिश की बात सामने आ रही है। नवाबगंज चौकी प्रभारी ने युवती से अभद्रता की। घर आकर के लड़की ने दुपट्टे से फांसी लगा ली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे उन्नाव से, जहां पर युवती ने फांसी लगा करके आत्महत्या करने का प्रयास किया है। बता दें कि युवती की हालत अभी नाजुक है, उसे
जिला अस्पताल जो है रेफर कर दिया गया है। पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर के आत्महत्या की कोशिश की जा रही है। तो बता दें कि नवाबगंज चौकी प्रभारी ने युवती से अभद्रता की थी, जिसके बाद घर आकर के लड़की ने दुपट्टे से फांसी लगाई। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। बता दें कि अजगैन थाने के नवाबगंज कस्बे का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवती ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस से प्रताड़ित होकर के उसने ये फैसला लिया। युवती ने फांसी लगा करके आत्महत्या का प्रयास किया। युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे फिलहाल जो है जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर के आत्महत्या की कोशिश की गई। नवाबगंज चौकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घर आके लड़की ने दुपट्टे से लगाई फांसी। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। अजगैन थाने के नवाबगंज कस्बे का मामला आपको बता रहे हैं। तो युवती ने फांसी लगा करके आत्महत्या करने का प्रयास किया था। युवती की हालत नाजुक है, उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर के आत्महत्या का प्रयास किया गया युवती द्वारा। नवाबगंज चौकी प्रभारी ने युवती से अभद्रता की थी। घर आकर लड़की ने दुपट्टे से लगाई फांसी। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया है। युवती ने फांसी लगा करके आत्महत्या का प्रयास किया। युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली के बलसवा डेरी थाना इलाके के मुकुंदपुर में बदमाशों ने बाजार में तरबूज की कीमत मांगने पर एक दुकानदार की चाकू से घोंप करके बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, वहां पत्नी के सामने ही 3 की संख्या में बदमाशों ने रामू नाम के युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। राजधानी दिल्ली में ऐसा कोई पहला मामला नहीं है जब लोगों की भारी भीड़ की मौजूदगी में हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया गया हो। अभी ताज़ा मामला शाहबाद डेरी इलाके से सही सामने आया है, जहां पर लोगों की मौजूदगी में साक्षी पर चाकू से कई बार वार किए गए और हमलावर फरार हो गया, जिसमें साक्षी की मौत हो गई। और इधर मुकुंदपुर इलाके में भी रामू को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हमला किया गया, जिसमें रामू की भी मौत हो गई। तो अगली खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां पर शाहबाद डेरी इलाके में 16 वर्षीय साक्षी की साहिल नामक युवक द्वारा चाकू से गोद करके दर्दनाक हत्या के बाद अब जम करके राजनीति भी हो रही है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंसराज हंस ने उन्हें उचित सहायता का आश्वासन दिया है, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया गया है। उसके बाद से लगातार वहां पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एवं संगठनों का आना जाना शुरू हो गया है। इसी के चलते दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार एवं CPIM नेता वृंदा करात शाहबाद डेरी इलाके में मृतका के परिजनों से मिलने पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करा करके पकड़े जा गए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की।
तो आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ने भी कई आरोप लगाए हैं। नाबालिग की हत्या के बाद राजनीति शुरू हो गई है। फरीदाबाद में रहने वाले और गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में तैनात सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड बैंक प्रेस चैंपियनशिप आयोजन किया गया था, जिसमें राजवीर सिंह ने पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके पुलिस डिपार्टमेंट और अपने परिवार सहित देश का नाम रोशन किया है। ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आए सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि उन्हें शुरू से ही जिम करने का शौक था और इस गेम को वो सिर्फ शौकिया तौर पर खेला करते थे। एक दिन फरीदाबाद में पावर लिफ्टिंग कंपटीशन हुआ और उसमें भाग लिया। उस कंपटीशन में भी उन्होंने जीत हासिल की। उस दिन से ही उन्होंने इस गेम के साथ आगे बढ़ने की ठान ली। उन्होंने कहा कि 2017 से ही इस गेम को खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में भाग लिया और पावर लिफ्टिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल पर जीत हासिल किया। बस अपने लक्ष्य पर फोकस करके उस पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कि उन्होंने कहा कि अब वर्ल्ड पुलिस गेम कनाडा में खेले जाने वाले हैं, उसी की तैयारी करनी है। ये गेम 27 जुलाई से शुरू हो जाएगा। उसमें भी पूरी कोशिश रहेगी कि मेडल जीत कर लाएं। की नज़र में भी वो एक अलग से इमेज होती है कि ये ड्यूटी के साथ साथ जो है हमारी पुलिस का नाम भी रोशन करता है। और इस आपके इस अपॉर्चुनिटी में अगर बात करें परिवार से, तो सहयोग किसका परिवार की तरफ से सबसे ज़्यादा मिला आपको और इस मुकाम तक पहुंचने में उन्होंने सहयोग किया? सहयोग मेरी पत्नी का है, जो मेरी डाइट सुबह बोलता हूँ 4 बजे उठ के मेरे लिए डाइट तैयार करना, ड्राई फ्रूट्स तैयार करना, जो भी मैं बोलता हूँ वो मुझे तैयार मिलता है। मैं अपनी पैकिंग करके ड्यूटी पे ले जाता हूँ। दिन में खाता हूँ डाइट, ड्यूटी करता हूँ। शाम को अपने ड्यूटी आवर्स के बाद जिम करके वापस घर आता हूँ, फिर मुझे मेरी डाइट तैयार मिलती है। जो उन्होंने मेहनत की है, सालों की मेहनत है, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई है। किस तरीके से आप मदद करते थे इनके ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटी भी थी, आपकी जॉब भी था, उसको देखना था, पुलिस की ड्यूटी वैसे हार्ड होती है, उसमें किस तरीके से मदद करते थे आप? मदद इनकी जितना भी हो सकता था, जैसे बोलते हैं कि एक पावर लिफ्टर को खाने में थोड़ी थोड़ी देर में खाना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं पूरे दिन का इनका एक ही बार पैक करके एक ही बार देना होता था मुझे कि 1 घंटे में ये खाना है, आधे घंटे में ये खाना है, फिर ये चीज़ खानी है। ऐसे करके सुबह जल्दी उठते थे और सब पैक करके मैनेज करके एक ये लगा लो 2, 2.5 या 3 घंटे भी सिर्फ इनका ही खाना पैक करने में, बनाने में लग जाता था मुझे। इस ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने आज विधानसभा की कार्रवाई से संबंधित किताब पंजाब विधानसभा की बैठकों के बुलेटिन अपने दफ्तर में जारी की। इस अवसर पर स्वर्गीय कुलतार सिंह संधवा के साथ डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रोड़ी और सचिव श्री सुरेंद्र पाल मौजूद थे। पंजाब विधानसभा सचिवालय द्वारा 3 भागों में प्रकाशित इस किताब को ऐतिहासिक दस्तावेज करार देते हुए स्पीकर संधवा ने पुस्तक प्रकाशित करने वाली रिपोर्टर शाखा को इस काम के लिए शुभकामनाएं दी। स्पीकर ने बताया कि ये पुस्तक देश की सभी राज्य विधानसभाओं और संसद के इतिहास में ऐसी पहली किताब है जिससे वर्ष 1960 से लेकर के अब तक की कोई भी जानकारी सारांश रूप में आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। बता दें कि विधानसभा द्वारा इससे पहले 3 किताबें, चेयर द्वारा लिए गए फैसले, पंजाब विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव और पंजाब विधानसभा के मेंबर साहिबान के विवरण का संग्रह प्रकाशित की जा चुकी है। गुरदासपुर में नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत ही थाना दीनानगर पुलिस ने 60 ग्राम हेरोइन सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके मामला दर्ज किया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी जतेंद्र पाल ने बताया कि एएसआई निर्मल सिंह
पुलिस पार्टी के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान शमशान घाट पर पनियाड़ के पास से पक्की सड़क पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवक आ रहे थे, जिन्हें संदेह के आधार पर रोका गया। आरोपी सूरज कुमार उर्फ लारा निवासी गांधिया ने की तलाशी के दौरान उसके पजामे की जेब से 55 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसी तरह से दूसरे आरोपी ऋषमप्रीत सिंह निवासी पनियाड़ की जेब से 5 ग्राम हेरोइन मिली थी। दोनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत ही केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएचओ जतिंदर पाल ने आपराधिक तत्वों तथा मनचले युवकों पर क्या चेतावनी दी है? ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਦਿਆਮਾ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੱਲ ਥਾਣਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਲ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਲਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਐਨਡੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। मोगा पुलिस को उस समय भारी सफलता मिली जब पुलिस ने एक गिरोह के एक ऐसे मेंबर को गिरफ्तार किया जो घर पर ही नाजायज 315 बोर और 12 बोर की पिस्टल बना रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस अब उसे रिमांड पर लेकर के पूरी जांच करेगी। गुरविंदर सिंह इसको कहां से कहां लेकर के आता था और कैसे बनाता था और आगे कहां बेचता था। पुलिस को शक है कि इसके किसी बड़े गिरोह के साथ संबंध होंगे और जांच करके पूरे सत्य सामने लाया जाएगा। कामयाबी हुई है। कोटी से का रहने वाला एक गुरविंदर लड़का है, थोड़ा सा नशेड़िया आदत है, दिहाड़ी का काम करता, दिन दिहाड़ी का काम करता है। उदों तो असी 2 वैपन असला बरामद किए ने, एक 12 बोर का है, एक 315 बोर का है और इहदे खिलाफ पहला भी एनडीपीएस का पर्चा दर्ज है। और इहदी एक वैपन तो इन्होंने खुद तैयार किया है और एक वैपन इन्होंने सप्लाई हुई है। ये सप्लाई किया लवप्रीत ने सप्लाई किया, वो भी इन्हों की रिश्तेदार है। वो फिलहाल फिरोजपुर जेल ने एनडीपीएस केस में उन्होंने इन्होंने एक वेपन सप्लाई किया और दूसरा इन्होंने जड़ा 315 बोर वेपन है उन्होंने खुद तैयार किया है। मोगा एसएसपी ने प्रेस वार्ता करके जाली आरसी बना करके चोरी गाड़ियां बेचने वाले गिरोह के एक और मेंबर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 15 महंगी लग्जरी गाड़ियां पकड़ी गई थी। वहीं अब इसी गिरोह के एक और मेंबर परविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 7 महंगी गाड़ियां और पकड़ी गई हैं। वहीं अभी तक पुलिस ने 22 गाड़ियां बरामद की है, जिनके सभी दस्तावेज जाली बने हुए थे। वहीं इन 22 गाड़ियों में से अभी जो जांच हुई है उसमें से 10 गाड़ियां चोरी की है, जो दिल्ली और उसके आसपास से चोरी हुई है और ये आरोपी इन गाड़ियों के नकली दस्तावेज बना करके आके सस्ते मूल्य पर बेचते थे। वहीं पुलिस बाकी गाड़ियों की जांच कर रही है। ये जानकारी मोगा के एसएसपी जे एली चेलियन ने प्रेस वार्ता करके मीडिया को बताया। ਹੁਣ तक जड़ा पिछले 15 गड्डी है फड़े हैं, उसकी तस्दीक करन तो 10 गड्डी की चोरी की रिकॉर्ड सामने आई है। मोस्ट ऑफ द केसेस हैं दिल्ली में रजिस्टर्ड ने चोरी का और कुछ केसेस हैं हरियाणा में भी रजिस्टर्ड हैं। सो आउट ऑफ टोटल 15 10 केडी तो चोरी के केस निकला गड्डी निकला है और जड़ा हूँ रिकवर किया 7 गड्डी है, इहदी बैकग्राउंड डाटा असी वेरीफाई कर रहे हैं, असी वर्कआउट कराएंगे, फिर मैं अगली थोड़े नाल जानकारी शेयर कराएंगे। मोडस ऑपरेंडी तो लास्ट टाइम मैंने बता दी है। इन्होंने जब गाड़ी लेने के बाद कुछ दिनों के बाद कुछ समय के बाद जब गाड़ी की चोरी, कुछ गाड़ी जेन्युइनली भी चोरी हुआ है और इन्होंने बाकी गाड़ी का चोरी का रिपोर्ट लिखवा के पूरी इंश्योरेंस तो भी क्लेम कर लेना और पुलिस तो भी बच के फिर दूसरी स्टेट में आके गाड़ी सस्ता रेट में सेल कर लेना। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।